दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं। सूबी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और जो लोग न्यू हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। और मैं आपके बीच एक कहानी लेके आ रही हूँ जिसका नाम है मैं चुपचाप घर से भागकर नहीं आई थी, जेठानी को पता था। बहुत ही सैड इमोशनल स्टोरी है और बने रहने के लिए थैंक यू। चलिए मैं सुनाती हूँ दोस्तों। चंपा बेसब्री से अपने पति चरण सिंह का इंतजार कर रही थी। चरण सिंह के आते ही चंपा ने पत्र के हाथ में दे दिया। जानी लिखावट देखकर उसने पूछा, यह किसका पत्र है। चंपा राज भरे अंदाज में मुस्कुराई, बूझो तो जाने नहीं, मैं इस लिखावट को नहीं पहचानता। यह खत मेरी सासू माँ का है। क्यों मजाक कर रही हो मेरी ताई, यानी तुम्हारी सासू जी को मरे तो 5 साल बीत गए, फिर उन्हें तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता था। चंपा बोली, अरे यह पत्र तो मेरी सगी सासू माँ यानी तुम्हारी अम्मा का है। तुम्हें तो शायद उसकी शक्ल भी याद नहीं होगी। उन्हें देखकर ना उसने मिलने का बहुत मन है। अभी तक तो हमारे पास उसका पता नहीं था, पर अब हम उसके पास जाएंगे। चरण ने कहा, उसके पास जाने का नाम मत लेना। कोई जन्म देने से माँ नहीं बन जाती। उन्होंने माँ का कौन सा फर्ज निभाया है। 3 साल की उम्र में मुझे ताई के इशारे छोड़कर किसी के साथ भाग गए। वक्त हमारे बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा था। उनको गए 30 साल हो गए हैं, तब से एक बार भी पलट कर नहीं देखा कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गया हूँ। अब इतने साल बाद उन्हें मेरी याद आई है, जरूर कोई मतलब होगा। उस जमाने में विधवा विवाह का चलन नहीं था, इसलिए उनके चले जाने को गलत माना गया था। चंपा, उन्होंने विवाह किया हो या ना किया हो, पर मेरा बचपन तो यही ताने सुनने बीते हैं कि उनकी माँ उसकी ताई के भाई के साथ भाग गई थी। तब से ताई का वह भाई कभी अपनी बहन से भी मिलने नहीं आया। चंपा बोली, पता नहीं तुम्हारी अम्मा को क्या मजबूरी हो गई कि वरना ऐसे ही कोई औरत अपने इकलौते बेटे को छोड़कर नहीं जाती। तुम्हें तो एक तरफा बात ही मालूम है। खैर, पहले यह पत्र पढ़ लो। चरण ने पत्र पढ़ना शुरू किया। चरण नहीं सिंह को अपनी माँ राम देवी का आशीर्वाद पहुँचाए। बेटा, 30 साल अपनी छाती पर पत्थर रखकर तुझे भूल कर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक पल को भी नहीं भूल पाई। अभी कुछ दिन पहले अपने गांव की एक बेटी इस गांव में ब्याह कर आई है। बात करने पर उसी से पता चला कि पूरा गांव ही नहीं बल्कि तू भी मुझसे नफरत करता है। मुझे वहाँ भगोड़ी के नाम से जाना जा रहा है। उसी लड़की से पता चला कि तेरा ब्याह हो चुका है, तेरे 2 बच्चे भी हैं, तू शहर में नौकरी करता और तेरे ताऊ और ताई की मौत हो चुकी है। तूने गांव की ज़मीन व मकान बेचकर शहर में घर बनवा लिया। उसी लड़की से मैंने तेरे शहर का पता मंगवाया है। तुझे एक बार देखने का मन कर रहा है। बहू और बच्चों को लेकर आ जा। कोई माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। मजबूरियों का दलदल में फंसकर मुझे गांव, घर या अपना बेटा छोड़ना पड़ा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तू या कोई दूसरा मुझसे नफरत करे। तेरे यहाँ आने पर अपनी दुख भरी कथा तुझे सुनाऊंगी। फिर भी तुझे लगे कि मैंने कोई पाप किया है तो कभी मेरी शक्ल मत देखना। एक बार मुझे साफ देने का मौका दे। मुझे तेरा इंतजार रहेगा। तेरी दुखियारी माँ राम देवी। 30 घंटे का ट्रेन और बस का सफ़र के कारण चरण सिंह पत्नी व बच्चों समेत गांव पहुंचा था। वहां राम देवी नाम से उन्हें कोई नहीं जानता था। जग्गा की पत्नी राम देवी बताने पर बुजुर्ग लोगों ने उसके दरवाजे तक पहुंचा दिया। वहां वह बुआ के नाम से जानी जाती थी। नई पीढ़ी के लोग तो उन्हें जग्गा की पत्नी के नाम से भी नहीं जानते थे।
जब वे लोग उनके घर पहुंचे तो वह सिलाई मशीन पर कुछ काम कर रही थी। गांव की 3-4 औरतें उनके पास बैठी थीं। शक्ल से तो नहीं, उम्र के हिसाब से चरण सिंह ने अपनी माँ को पहचान लिया। वह अकेला जाता तो माँ भी उसको न पहचानती। साथ में पत्नी व 2 बच्चों को देखकर वह फौरन पहचान गए। चरण सिंह, मेरा बेटा, कहकर माँ ने उसे गले से लगा लिया। उनके आंसू बह रहे थे किंतु वह कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी। माँ को एक बार देखने का मोह में वह आ गया तो किंतु मन में उसके प्रति गुस्से में कमी नहीं आई थी। माँ ने चंपा व दोनों बच्चों को भी सीने से लगा लिया। जल्दी ही पड़ोसी के घर से उनके लिए खाना बना कर ला गया। खा पीकर चरण सिंह बराबर की कोठरी में जाकर लेट गया। बच्चे भी उनके पास जाकर सो गए। चंपा माँ के पास ही बैठी थी। उनके बीच हो रही बातचीत वह कोठरी में लेटा सुन रहा था। चंपा पूछी, अम्मा, आप किन हालतों में चुपचाप गांव अपना घर व इकलौता बेटा छोड़कर आई? यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन गांव में आपके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उस पर मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ। चरण की माँ बोली, बेटा, मैं चुपचाप घर से भागकर नहीं आई हूँ। मेरी जवानी को सब पता था। जेठानी जानती थी कि मेरे भागने की योजना उन्होंने ही बनाई थी। हाँ, जेठानी जी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। चंपा बोली, अम्मा, मैं आपको अपनी बीती सुनाना चाहती हूँ। चरण की माँ अपनी आप बीती सुनाने लगी। बोली कि चरण सिंह का बापू बहुत अच्छा था, मुझे बहुत चाहता था। जेठ जेठानी को कोई औलाद नहीं थे। वे चरण सिंह के बापू को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। मैं उन्हें अपने सास ससुर जैसे इज्जत देती थी। ब्याह कर गांव आते ही मेरी खूबसूरती मेरी दुश्मन बन गई। घर का पानी मुझे मोहल्ले के कुएं से भर कर लाना पड़ता था। गांव के सभी लड़के मुझे भौजी कहकर पुकारते थे और उसी नाते हंसी ठाठ भी करते रहते थे। कई बार तो मुझे कुएं से पानी भी नहीं खींचने देते थे, खुद ही खींच देते थे। उनमें एक गांव की चौधरी का बेटा किशन था। पहले तो वह मेरे से मजाक कर रहा था, बाद में छेड़छाड़ भी करने लगा, मुझे गलत रास्ते पर खींचने लगा। एक बार गलत हरकत करने पर मैंने उनको धक्का दे दिया था। तभी कहीं से मेरे पति आ गए। उन्होंने किशन को 2 हाथ मार दिए और धमका कर चले गए। तभी तो वह हमारा दुश्मन बन गया था। वह गुंडा था, पुलिस ने भी उसका उठना बैठना था। गांव में हमारी अनाज पीसने की चक्की थी। एक दिन चक्की से लौटते समय चरण सिंह के बापू ट्रैक्टर के नीचे आ गए। पुलिस उसको एक्सीडेंट मानी थी, किंतु पूरा गांव जानता था कि वह हत्या थी। वह गुंडों के डर से किसी ने गवाह नहीं दिया। जेठानी ने भी बात को दबा देने में ही सही समझा। वह कहने लगे, जल में रहकर मगर मैं बैर करना अच्छा नहीं। हमारा कोई औलाद नहीं है, छोटा बेटा रहा नहीं। 2 भाइयों के बीच अब यही एक ही औलाद है। अगर चरण सिंह को भी कुछ हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। किशन का क्या है, वह तो गुंडा है। मेरे से बूते पर सजा से बचना रहेगा। जेठानी जी ने मेरा कुएं पर जाना भी बंद कर दिया। पानी भरने के लिए एक नौकर रख लिया। एक दिन वह नहीं आया तो जेठानी के साथ मैं पानी लेने चली गई। किशन भी वहां पहुंच गया। उसने मेरी जेठानी को भी शर्म नहीं की। वह बोली, मर्द तो मेरा मर गया है, मेरे घर बैठ जा, रानी बनकर रहूँगा। इतना इच्छा तो हुई थी कि उसे झापड़ मार दूं, लेकिन जेठानी जी की चेतावनी याद आ गई और मैंने खुद को रोक लिया। बस ऐसे ही दिन बीता गया। पर अब मैं अपने घर में सुरक्षित नहीं थी। पीहर जा नहीं सकती थी। वह भाभी माँ को ही चैन नहीं देने देती। मेरे जाने से तो वह भी बेघर हो जाती। बस मरने को जी चाहता था। उन्होंने दिनों जेठानी का भाई जग्गा अपनी बहन के पास आने लगा था, जो देखने सुनने में तो अच्छा ही था। जेठानी का कहना था कि दूर गांव में रहकर अच्छा कमाना। जग्गा के ऐबों के बारे में या तो जेठानी जी को पता हो
नहीं था या उन्होंने मुझे बताया नहीं, लेकिन जेठानी को जेठ जी के लक्षणों के बारे में सब पता था। वह मुझे जग्गा से शादी करके गांव छोड़ देने की सलाह बार बार देने लगे। उनका कहना था कि तू जग्गा से शादी करके दूसरा घर बसा लो, घर बाहर से तेरी हिफाजत करने आप मेरे बस की बात नहीं है। चरण सिंह की तो तू चिंता मत कर, तुझे तो और बच्चों जो जाएंगे चरण को मैं अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर बड़ा कर लूँगी। मेरी जान का सब इंतजाम जेठानी जी ने ही किया था। रातों रात उन्होंने पोटली में मेरे गहने कपड़े नकदी बांध कर मुझे दे दिया और गांव से चले जाने को कहा। फिर मैं पुलिस के लिए एक चिट्ठी लिखकर डाक के डब्बे में डाल आई थी कि मैं अपनी इच्छा से शादी करके जग्गा के साथ जा रही हूँ। जेठानी जी ने यह भेद जेठानी जी को भी नहीं, यह आकर लगा कि मैं छली ही गई हूँ। एक खाई से बचने के लिए मुझे दूसरी खाई में ढकेल दिया गया था। चंपा बोली, यहाँ ऐसा क्या हुआ माँ जी? यह जग्गा भी आपको सताते थे? माँ जी ने कहा, मुझे यहाँ आकर भी कभी कोई सुख नहीं मिला। जग्गा का एक दोस्त लखन था जो डाकू था, उसने गांव में मुझे यहाँ लेने में जग्गा की मदद की थी। मंदिर में हमारी शादी भी उन्हीं ने करवाई। भौजी भौजी कहकर वह मेरे आगे पीछे घूमता था। उसकी भी नीयत मुझ पर खराब थी। मेरे सामने कई बार जग्गा ने कह चुका, इतनी सुंदर जोरू को भगा कर लाने मैंने भी तेरी मदद की थी, मुझे भी मेरा हिस्सा दे। एक दिन लखन मेरे कमरे में घुस गया। मैं खटपट की आवाज़ सुनकर अचानक जाग गई। सामने उसे खड़ा देखकर मैंने उसको अपने दोनों पैरों से दे मार दी। अपना सिर दीवार पर टकराया और खून बहने लगा। उस दिनों तो मैं बन गई थी। लखन की साजिश में मेरा पति जग्गा भी शामिल था। मैंने हंसिया हाथ में उठा लिया और दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। शोरगुल सुनकर गांव वाले भी जमा हो गए थे। उसके बाद से मैंने कभी जग्गा को अपने घर में नहीं घुसने दिया। चंपा पूछी, अम्मा अब वह कहाँ है? जेल में किसी डकैती या हत्यारे के सिलसिले में दोनों को उम्र कैद हो चुके हैं। इन गांव वालों ने मुझे अपना लिया है। मैं यहाँ पूरे गांव की बुआ हूँ, सभी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। इनके छोटे मोटे झगड़े तो मैं यूं ही सुलझा देती हूँ। अब मुझे ये लोग सरपंच बनाना चाहते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। अभी मैं इज्जत की ज़िंदगी जी रही हूँ। सरपंच बनते ही लोग मुझे कठपुतली की तरह नचाना चाहेंगे। मेरी सुख शांति सब खत्म हो जाएगी। बिना किसी पद के ऐसे ही मुझसे जितना बन सके पड़े दूसरे की मदद करने की कोशिश करती हूँ। मेरी सलाह मानकर ये लोग लड़कों को ही नहीं लड़कियों को भी पढ़ाने लगे हैं। चंपा बोली, अम्मा अब तो आपको हमारे साथ चलना होगा, हम आपको साथ लेकर ही जाएंगे। नहीं चंपा, अब तो मुझे यहीं जीना है, यहीं मरना है। बस एक बार तुम सबको देखने का मन भटक रहा था, आपकी सफाई भी देना चाहती थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी अपनी बीती हुई सुनकर चरण सिंह के मन में मेरे प्रति जमी नफरत कम होगी या नहीं। वह अब भी मुझे ही दोषी समझता रहा, किंतु मन का दुख कहकर सालों से जमा बोझ जरूर हल्का हो गया। जा अब सो जा, बहुत देर हो गई है। चरण सिंह ने यह सब कुछ सुना था, किंतु चाहते हुए भी अब वह माँ के पास नहीं जाना पाया। दूसरे दिन सुबह सुबह चरण सिंह माँ के पास जाकर बोला, अम्मा कितना दिन चढ़ गया, अब तक सोती रहोगी, अब उठियो भी। चरण सिंह द्वारा अम्मा कहे जाने पर राम देवी निहाल हो गई। बेटी से अम्मा शब्द सुनने के लिए उनके कान तरस रहे थे। खुशी से एक बार फिर उनकी आंखों में आंसू झरने लगे। यह क्या अम्मा, तुम रो रही हो? अब तुम्हारे रोने के दिन गए। अब मैं इन आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। अब मैं आपको हमेशा के लिए अपने साथ ले आऊँगा। दादी आप नहीं चलोगी तो हम यहीं भूखे हड़ताल कर देंगे, पोते ने कहा। अम्मा अब तो आपको चलना ही होगा। चंपा ने भी कहा, बेटा मैं इस गांव की मिट्टी में, यहाँ की ज़िंदगी में ऐसे रच बस गई हूँ कि अब यहाँ से
उखड़ कर गई जगह नए माहौल में अपने को ढाल नहीं पाऊंगी। यहाँ करने को मेरे पास बहुत कुछ है, यहाँ जिंदगी बेकार व बेमकसद नजर नहीं आती है। शहर में मेरे पास करने को कुछ नहीं होगा, पर इतना वादा करती हूँ कि साल में एक बार कुछ दिन के लिए तुम्हारे पास ज़रूर आया करूँगी। हर साल गर्मी की छुट्टी में कुछ दिनों के लिए बच्चों के साथ लेकर तुम यहाँ आया करना। मुझे अच्छा लगेगा, इस तरह मिलना जुलना होता रहेगा। जैसी आपकी मर्जी, हम अपनी इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते, कुछ दिन के लिए ही सही। अभी तो मेरे साथ चल ही रही हो ना, देखो अब मेरी इस विनती को मत ठुकराना, ठीक है बेटा? कुछ दिन के लिए मैं तेरे साथ चलूँगी। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद चरण अपनी माँ को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। आज उसका दिल हल्का हो गया था, क्योंकि माँ के प्रति बरसों की खटास अब ख़त्म हो चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? बहुत ही अनोखी कहानी थी, रुला देने वाली कहानी। शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। और जो लोग न्यू है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। बाय बाय दोस्तों, सुबह 554 में।